हेलो फ्रेंड्स, वेट ग्लोरियस एकेडमी में आपका स्वागत है। सर्जरी की पिछली क्लासों में आपने देखा कि सर्जरी के टाइप, सर्जरी क्या होती है और अपने विभिन्न तरह की मेथड स्टरलाइजेशन के लिए जो अपन मुख्यतः है इंस्ट्रूमेंट जो शल्य क्रिया के अंदर मुख्य जो उपकरण अपने काम में आते हैं उनको किन विधि से निर्जमीकृत किया जाता है वो अपन ने मेथड देखी थी। अब अपने पास कोई एनिमल अगर सर्जरी के लिए अगर अपन अपने पास में आता है तो अपन ऐसा नहीं कि अपन एनिमल आते ही अपन उसकी सर्जरी कर देंगे। अपन कुछ कंडीशन देखते हैं, एनिमल की कंडीशन भी देखते हैं, अपनी खुद की कंडीशन, अपने पास इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबिलिटी, अपने पास मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है कि या नहीं है। तो वो सारी चीजें अपने को देखने पड़ती हैं। तो उन सारी जो भी अपने को कंसिडर करना पड़ता है उनको अपन बोलते हैं जनरल पीरी ऑपरेटिव कंसीडरेशन। मतलब सर्जरी करने से पहले अपन अपने पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, क्या अपने को सोचना चाहिए उसके बारे में कि सर्जरी अभी करनी है या सर्जरी बाद में करनी है। कोई भी एनिमल अगर अपने पास सर्जरी के अंदर शामिल कौन होता है, एक तो एनिमल होता है, एक सर्जन होता है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं। कोई भी सर्जरी होती है उसमें एक तो एनिमल होता है, एक सर्जन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके अलावा अपने पास में ड्रग्स होती हैं। ड्रग्स के अंदर सबसे पहले अपन सर्जरी स्टार्ट करने से पहले किसी भी एनिमल को बेहोश करते हैं, उसको थोड़ा शांत करते हैं, उसके बाद में सर्जरी की जाती है। तो जो ड्रग्स आती हैं जो एनिमल को बेहोश करने के या निश्चेतक करने के काम में ली जाती हैं, उन ड्रग्स को अपन बोलते हैं एनेस्थेटिक ड्रग। इसके अलावा सर्जरी के समय हमारे पास में इंट्रावीनस फ्लूइड भी होने चाहिए अवेलेबल। और अगर सर्जरी करते समय एनेस्थेटिक ड्रग्स अगर ज़्यादा लग जाए या एनिमल की स्थिति बिगड़ने लगे तो एनिमल को कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स अपने देते हैं। तो वो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी अपने पास होनी चाहिए, जीवन रक्षक दवाइयाँ, ये सब अपने पास में उपलब्ध होनी चाहिए। अब अपने पास में एनिमल आ गया सर्जरी के लिए, तो अपन देखते हैं कि एनवायरनमेंट कंडीशन भी देखते हैं कई बार अपन कि आज करना उचित है या नहीं है। अगर जैसे मान लो कुछ साधारण कंडीशन है अगर एनिमल की, अगर वुंड वगैरह बनता है उसके, तो कुछ अगर वातावरण की ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मैगट वुंड की संभावना ज़्यादा रहती है, इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे बरसात के मौसम में इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके अलावा मैगट जो है, जो मक्खियाँ अपने लार्वा डालती हैं उससे जो मैगट मतलब जो कीड़े पड़ जाते हैं घाव के ऊपर, वो कंडीशंस के अगर ज़्यादा चांसेस रहते हैं तो अपन सर्जरी को कुछ टाइम तक अवॉइड कर सकते हैं। या अगर एनिमल की कंडीशन ऐसी है कि वो अभी ऑपरेशन जो है वो झेलने की कंडीशन में नहीं है, तो अपन उस स्थिति को, अपन उस ऑपरेशन को एक दो दिन के लिए अपन बाद में कर सकते हैं। या कुछ ऐसी कंडीशंस भी, कुछ ऐसी सर्जरी भी होती है जिनको अपन नॉर्मली अपन बाद में कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एनिमल अपने पास में आया, कोई ओनर अपने पास किसी एनिमल को लेकर के आया, जैसे कुत्ते की पूंछ कटवाने के लिए डॉकिंग, वो एक शौक के लिए, कोई प्रॉब्लम है इस पूंछ के लिए, केवल वो उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने वो करवाना चाहता है। इसके अलावा अगर कोई ओनर जो है वो कुत्ता लेकर के आता है, बोलता है इसके कान काटने हैं, ईयर क्रॉपिंग जो है, तो वो सुंदरता के लिए करना है अपने को, ऐसा नहीं कि अपने को करना ही है। उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस डॉग के अंदर कि अपन उसको सर्जरी को बाद में करें, 2-4 दिन बाद में, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। इसके अलावा अगर मान लो कोई एनिमल अपने पास में आता है कैस्ट्रेशन के लिए, बधियाकरण के लिए, तो ऐसा नहीं कि 2 दिन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अपन 2-4-5 दिन उस सर्जरी को अपन बाद के लिए भी अपन कर सकते हैं। तो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आज वो सर्जरी करनी है या नहीं करनी, या दूसरी जो अपने को सर्जरीज करनी है उनको अपन वरीयता दे सकते हैं उन सर्जरी के ऊपर। तो ऐसी सर्जरी जो है जो अपन 2 या 4 दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, जो मतलब इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, जो मतलब बहुत जरूरी नहीं है वो सर्जरी अभी करना, उन सर्जरी को बोलते हैं अपन इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी, तो इलेक्टिव सर्जरी क्या होती है? ऐसी सर्जरी जो जिनके अभी किया जाना जरूरी नहीं है, जिनका
अभी किया जाना जरूरी नहीं है या जो जीवन को खतरे में डालने वाली सर्जरी नहीं है। जिनका अभी किया जाना जरूरी नहीं है या जो जीवन को खतरे में डालने वाली नहीं है या जिनको कुछ समय या दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है। तो ऐसी सर्जरी जो अभी की जानी जरूरी नहीं है या ऐसी कंडीशन नहीं है एनिमल के साथ कि एनिमल का जीवन ही खतरे में है, ऐसी कंडीशन नहीं है या जिनको कुछ समय के लिए कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है, तो उन सर्जरी को अपन बोलते हैं इलेक्टिव सर्जरी। तो इलेक्टिव सर्जरी के उदाहरण अभी मैंने आपको बताए कि जैसे कोई एनिमल ओनर अगर अपने डॉग को लेकर के आता है कान कटवाने के लिए या पूंछ कटवाने के लिए या जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, तो कॉस्मेटिक सर्जरी जो भी होती है उनको आप स्थगित कर सकते हैं। तो जो कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती हैं सुंदरता के लिए की जाती हैं उनको आप पोस्टपोन कर सकते हैं या उनको अपन इलेक्टिव सर्जरी बोलते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे ईयर क्रॉपिंग मतलब कान काटना, कान को सुंदर बनाया जाता है, कुछ स्पेशल डिजाइन बनाई जाती है। इसके अलावा डोकिंग है, पूंछ काटना, टेल डोकिंग। इसके अलावा बधियाकरण, कैस्ट्रेशन। तो ये ऐसी सर्जरी है जिनको आप कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो सर्जरी है इलेक्टिव सर्जरी। इसके अलावा कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जिनका अभी किया जाना बहुत जरूरी है और अगर आप वो सर्जरी अभी आप नहीं करते हैं तो एनिमल का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसी सर्जरी जो अभी की जानी जरूरी है और अगर वो आप नहीं करते तो एनिमल का जीवन खतरे में जा सकता है, जान जोखिम में जा सकता है। तो ऐसी सर्जरी को आप बोलेंगे इमरजेंसी सर्जरी। तो इमरजेंसी सर्जरी क्या है? जो अभी की जाना जरूरी है या पशु का जीवन खतरे में है तो तुरंत की जाती है। तो ये ऐसी सर्जरी है जो एनिमल का अगर जीवन खतरे में है तो तुरंत की जाती है और उसकी जान जोखिम में है तो आपको तुरंत करनी पड़ेगी। तो ऐसी सर्जरी को आप बोलते हैं इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी कैसी होती है? जैसे एनिमल के डिस्टोकिया है या अगर कोई कुतिया लेकर के आया उसके बच्चे नहीं निकल पा रहे, उस कंडीशन में आपको सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ रहा है, या कोई काफ लेकर के आया, बछड़ा लेकर के आया, उसके 3 दिन से पथरी बनी हुई है, पेशाब नहीं कर पा रहा है वो एनिमल, तो अगर वो आप उसको पोस्टपोन करते हैं, अगर आप उसको बाद में करते हैं तो उसका ब्लैडर फट जाएगा और एनिमल की मृत्यु हो सकती है। तो वो तुरंत लेके आएगा तो आपको वो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जो है पथरी की कंडीशन के अंदर अगर एनिमल की पथरी बनी हुई है तो उस कंडीशन में आपको तुरंत उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको परसों बताया था मैंने, चोक की जो कंडीशन होती है, अगर जो ग्रास ईसोफेगस के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ जाता है ईसोफेगस के अंदर, तो एनिमल कोई गैस जो है बॉडी से वो उसको बाहर नहीं निकाल पाता। चोक की कंडीशन आपको बताई थी कि एनिमल लगातार मेथेन गैस इरुकेट करता है, मेथेन गैस इरुकेट करता है, बाहर निकालता है। तो
तो चोक की जो कंडीशन होगी उसमें जो मैथेन गैस है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो एनिमल की जो है लगातार ब्लोट बन जाएगा, उसके आफरा आ जाएगा, और आफरा आने से डायफ्राम पर प्रेशर बनेगा और उसके रेस्पिरेटरी शॉक होकर के एनिमल जो है वो मर जाएगा। तो चोक की कंडीशन के अंदर, पथरी की कंडीशन के अंदर, या फिर आपकी जो सिजेरियन ऑपरेशन जो करना है, सिजेरियन होता है पेट में चीरा लगा करके बच्चे को बाहर निकालना, डिलीवरी वाला जो ऑपरेशन होता है, डिलीवरी के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसको बोलते हैं सिजेरियन ऑपरेशन। डिटेल में अपन बताएंगे आपको। तो सिजेरियन ऑपरेशन, पथरी का ऑपरेशन, चोक अगर कंडीशन अगर एनिमल के अंदर बनी हुई है या उसकी आंतों में कोई अवरोध बना हुआ है, तो इन परिस्थितियों में आपको सर्जरी जो है वो तुरंत करनी पड़ेगी, आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एनिमल की सर्जरी अभी करनी है या बाद में करनी है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी आपको देखनी पड़ती है, जैसे आप वो सर्जरी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्जरी है, कितने टाइम की सर्जरी है, किस तरह से आप उस सर्जरी को परफॉर्म करेंगे, ये सब बातों का भी आपको कंसिडरेट करना पड़ता है। जैसे सर्जरी जो है, अगर आपको लेटरल रिकम्बेंसी मतलब लिटाकर की जाने वाली, लिटाकर की जाने वाली सर्जरी। तो लेटरल कंडीशन के अंदर मतलब एनिमल को लिटा करके अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, या स्टैंडिंग सर्जरी होती है, स्टैंडिंग कंडीशन में अगर आप सर्जरी कर रहे हैं, या उसको एक्सटर्नल रिकम्बेंसी के अंदर आप उसकी सर्जरी कर रहे हैं, या फिर डोर्सल रिकम्बेंसी में आप उसकी सर्जरी कर रहे हैं, तो सर्जरी एनिमल को लिटाने की आधार के ऊपर, लेटरल टेढ़ा लेटा है, खड़े कर रहे हैं अपन, या एक्सटर्नल या डोर्सल, तो ये कंडीशंस हैं, मतलब कौन सी लिटा करके कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं आप उसकी सर्जरी, तो उस पर डिपेंड करती है ये कि आप जैसे लेटरल रिकम्बेंसी के अंदर आप कर रहे हैं, तो लेटरल रिकम्बेंसी के अंदर एनिमल को बहुत ज्यादा आफरा आता है। एनिमल अगर वोमिटिंग करता है तो वो वोमिटिंग जो है वो उसके लंग्स के अंदर जाकर के ड्रेंचिंग निमोनिया हो सकता है, ड्रेंचिंग निमोनिया। तो ड्रेंचिंग निमोनिया हो सकता है, एनिमल के बहुत ज्यादा आफरा आ सकता है क्योंकि गैस बाहर नहीं निकल पाएगी, लेटरल रिकम्बेंसी में बहुत ज्यादा गैस जो है, तो वो एनिमल इस कंडीशन के अंदर स्कम हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। तो लेटरल रिकम्बेंसी के अंदर अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हैं, या अगर आप एनेस्थेशिया जो दे रहे हैं वो अगर आप एनिमल को जनरल एनेस्थेशिया अगर आप दे रहे हैं, तो अगर आप एनिमल को जनरल मतलब पूरे एनिमल को अगर आप शून्य कर रहे हैं या एनिमल को पूरा बेहोश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर या फिर लेटरल रिकम्बेंसी है, तो इन कंडीशन के अंदर आपको एनिमल को ऑफ फीड रखना पड़ेगा। ऑफ फीड मतलब विदाउट वाटर एंड फूड, मतलब आप एनिमल को ओनर को बोलेंगे, एनिमल के मालिक को बोलेंगे कि इसको 12 से 24 घंटे तक आप इसको पानी नहीं देना है, और दूसरा उसको 24 से 48 घंटे तक फूड नहीं देना है। पानी कितने समय तक नहीं देना है? 12 से 24 आवर्स तक। और फूड कितने घंटे तक पहले नहीं देना है? 24 से 48 घंटे पहले उसको भोजन नहीं देना। अगर भोजन अपन देंगे तो उसका फर्मेंटेशन होगा, एनिमल को बहुत ज्यादा गैस बनेगी और लेटरल रिकम्बेंसी में गैस नहीं निकल पाएगी। इसके अलावा पानी देंगे, चारा देंगे ज्यादा, तो एनिमल के वोमिटिंग होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, उल्टी होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। इस कंडीशन में उसमें एनिमल में जो है ड्रेंचिंग निमोनिया हो सकता है, फेफड़े के अंदर जा सकता है चारा उस कंडीशन में, तो एनिमल की मृत्यु हो सकती है। तो आप देखेंगे, कंसीडर क्या करेंगे कि आपकी लेटरल अगर सर्जरी कर रहे हैं, आप लिटा करके एनिमल को सर्जरी कर रहे हैं, तो आप एनिमल को भोजन और पानी, भोजन 24 से 48 घंटे पहले तक नहीं देना है, और पानी 12 से लगभग 24 घंटे तक आप उसको नहीं देना है। ठीक है, तो ये कंडीशन है जनरल एनेस्थेसिया की कंडीशन में अगर आप सर्जरी कर रहे हैं या लिटा करके आप सर्जरी कर रहे हैं, तो आप पानी और भोजन ये आप इस टाइम तक आप उसको नहीं देंगे। ये आपका जनरल कंसिडरेशन है एक।
तो दो चीज हो गई आपकी कि आपको सर्जरी अभी करनी है या नहीं करनी, कौन सी अवस्था में कर रहे हैं आप सर्जरी, लिटा करके कर रहे हैं या खड़े करके कर रहे हैं, या स्टैंड लेटर उसमें डोर्सल रिकम्बेंसी में कर रहे हैं, या फिर आपका एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में इधर छाती की तरफ से लिटा करके आप कर रहे हैं, या पीठ की तरफ से लिटा करके कर, पीठ की तरफ से लिटा कर करते हैं उसको बोलते हैं डोर्सल रिकम्बेंसी, और छाती की तरफ से आप लिटा कर रहे हैं मतलब उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नम वाला पार्ट है, ये एक्सटर्नम है, तो अगर एक्सटर्नम नीचे रहेगी तो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी। डोर्सम पीछे वाला जो पोर्शन है एनिमल का, अगर वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ है, जमीन की तरफ है, तो उसको बोलते हैं डोर्सल रिकम्बेंसी। और अगर लेटरल तिरछा वाला पार्ट है, जमीन के टच हुआ है, उसको बोलते हैं लेटरल रिकम्बेंसी, ठीक है। और स्टैंडिंग खड़े करके आप कर रहे हैं कुछ सर्जरी, जैसे हॉर्न एम्पुटेशन आप करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको, तो ये आपकी रिकम्बेंसी की पोजीशन जो है एनिमल की आप ऑपरेशन के, तो ये 4 पोजीशन है। और लेटरल के अंदर आपको विशेषता ध्यान रखना है, और जनरल एनेस्थीसिया में आपको ध्यान रखना है कि एनिमल को पानी और भोजन का इतने समय तक आपको नहीं देना। फिर अगर आपके पास एनिमल अगर आता है, काफी दूर से चल करके आता है या साधन में अगर आता है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, या फिर एनिमल पैदल चल के आता है, तो एनिमल का जो टेम्परेचर जो है, अगर आपके एनिमल आता है तो उसको ऑपरेशन से पहले आप उसकी फीवर की कंडीशन देखेंगे कि एनिमल के बुखार तो नहीं है, उसकी पल्स रेट देखेंगे आप, पल्स रेट मतलब नाड़ी दर देखेंगे आप उसकी, श्वसन दर देखेंगे आप उसकी, फीवर या टेम्परेचर देखेंगे आप उसका, तापमान। तो कोई भी सर्जरी अगर आप कर रहे हैं उससे पहले एनिमल का टेम्परेचर, उसका तापमान नॉर्मल होना चाहिए। अगर एनिमल के फीवर की कंडीशन, उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा है, तो आप उस कंडीशन में उसकी सर्जरी नहीं करोगे। आप उसकी सर्जरी तभी करोगे जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल आता है। तो आप उससे पहले उसका ट्रीटमेंट दें, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक आप ड्रग्स दें, जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आए। जब नॉर्मल आ जाए उसके बाद में वो सर्जरी करें। इसके अलावा अब नॉर्मल इसके अंदर ये भी है कि अगर एनिमल जो है काफी दूर से पैदल चल के आ रहा है, गर्मी के अंदर आ रहा है, तो उस कंडीशन में पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाती है। या अगर एनिमल की कोई पेनफुल कंडीशन है, दर्द है, तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो आप ये जनरल आप कंसिडर करेंगे कि एनिमल की ये ऐसी कंडीशन है, तो आप उसको सर्जरी को, अगर फीवर की कंडीशन है तो आप सर्जरी को क्या है, पोस्टपोन कर सकते हैं, आप उसको आगे ले जा सकते हैं जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाए। डिसाइड कर लिया कि एनिमल की अब आपको सर्जरी करनी ही है, तो आप सर्जरी करनी है, तो सर्जरी करने से पहले आप क्या क्या करेंगे उसके, तो सबसे पहले आप साइट देखेंगे कि कौन सी साइट पर आपको ऑपरेशन करना है। साइट ऑफ ऑपरेशन मतलब कहां पर ऑपरेशन करना है। जैसे आपका पथरी अगर बना हुआ है एनिमल के, तो आप कहां पर ऑपरेशन करेंगे हैं। अगर फ्रैक्चर है तो कहां पर आप करेंगे। रूमेनोटोमी अगर आपको करनी है, तो रूमेनोटोमी की आपको जगह पता होनी चाहिए, कौन सी जगह पर आपको इंसिजन लगाना है, कट लगाना है, कहां पर लगाना है, ठीक है। तो ये जगह जो है आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेशन कोई भी करने से पहले, कोई भी ऑपरेशन करने से पहले आपको जगह पता होनी चाहिए कि इंसिजन आप कहाँ लगाएंगे। जब आप जगह देख लेते हैं, इसके बाद में आप क्या करेंगे, एनिमल को सबसे पहले उसकी डस्ट डट जो भी लगा हुआ गंदगी, गोबर वगैरह, उसको साबुन पानी से धो के उसको हटा देंगे। फिर आप साइड देखेंगे। अब उस साइड पर सबसे पहले आपको एक दिन पहले जो है, अगर इमरजेंसी है तो आप उसी टाइम आप उसके वहां पर जो जगह पर क्लिपिंग ऑफ हेयर्स प्रोसेस जो होती है सर्जरी की, उसके अंदर सबसे पहले आएंगी क्लिपिंग ऑफ हेयर। उस जगह के आप बाल हटाएंगे। उसके बाद में क्लिपिंग ऑफ हेयर्स एंड सेविंग, सीजर से आप वहां के बाल जो है बिल्कुल फाइन जो हेयर्स है उनको भी आप सीजर से हटा देंगे। क्लिपिंग करने के बाद में आप स्क्रबिंग करेंगे। अगर आप एक नॉर्मल सर्जरी कर रहे हैं, आपको टाइम मिला है, तो क्लिपिंग ऑफ हेयर्स एंड सेविंग जो है वो एक दिन पहले कर देनी चाहिए। तो ज्यादा बेस्ट है एक दिन पहले, सर्जरी के एक दिन पहले, सर्जरी के एक दिन पहले आप हेयर्स और सेविंग उसकी कर दें, हेयर्स को हटा दें और सेविंग उसकी कर दें ढंग से। इसके बाद में आप जिस टाइम आपको सर्जरी करनी है उससे पहले आप उसकी स्क्रबिंग करें। अब ये स्क्रबिंग क्या होती है, स्क्रबिंग क्या होती है कि जिस जगह पर आपको ऑपरेशन करना है उसको आपको रगड़ रगड़ के आपको साफ करना है। अब रगड़ना किससे है,
अब सबसे पहले आपके पास रगड़ना किससे है, तो रगड़ना है आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक का मतलब आपको बताया कि ऐसी मेडिसिन्स या ऐसे रसायन जो एनिमल की सतह के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसकी सतह पर प्रेजेंट है उसकी ग्रोथ को और उनकी संख्या को काफी कम कर देते हैं, इस लेवल तक कम कर देते हैं कि उनमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते, कोई इन्फेक्शन नहीं कर सकें। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आपको उसको स्क्रबिंग करना है। स्क्रबिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मिनिमम जो है कम से कम 4 टाइम्स मतलब 4 बार आप उसकी स्क्रबिंग करें। स्क्रबिंग जैसे इस सतह पर करनी है तो आप बार बार इस पर यहाँ पर फिर एक बार पानी से धोएंगे, फिर आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, फिर आप उसको पानी से धोएंगे, फिर आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, फिर पानी से धोएंगे। इस तरह से आपको 4 बार उसकी स्क्रबिंग करनी है। और स्क्रबिंग एक तो मेन चीज हो गई आपका 4 टाइम करनी है आपको, और दूसरी है इसमें किस तरह से की जानी चाहिए कि अगर मान लो कि ये ऑपरेशन की जगह है और ये एनिमल की सरफेस है, यहाँ पर आपको इंसिजन लगाना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रबिंग करेंगे और उसके बाद में ये बाहर की परिधि के ऊपर आप इसकी स्क्रबिंग करेंगे, तो सेंटर से परिधि की ओर। तो जो डर्ट है या जो भी डस्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ जानी चाहिए, आपके बाहर की तरफ जानी चाहिए। तो इस कंडीशन को, इस टेक्निक को आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक। तो सेंट्रीफ्यूग एक होती है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल के अंदर आप इस तरह से करते हैं कि जो भी आपका जो है मैटर है वो सारा सेंटर की तरफ आ जाए, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब दूर चला जाए। सेंट्रीफ्यूगल में तो सेंट्रीफ्यूगल करना है आपको ताकि पेरिफेरल से जो भी है आपका सॉल्यूशन है या जो भी माइक्रो रीजन में जो है वो इस तरह से हो कि बाहर की तरफ चले जाएं या सेंटर के ऊपर एकत्रित नहीं हो। तो सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए स्क्रबिंग के अंदर। एक तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से करते हैं, कितनी बार करते हैं, 4 बार करते हैं। और दूसरा जो टेक्निक जो है इस तरह से करें सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक से आप करें ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या डस्ट है वो डस्ट जो है वो बाहर की तरफ जाए, इस तरह से रगड़ के बाहर की तरफ उसको कर दें। तो ये 2 चीज करें। फिर आता है एनिमल के आपने बिल्कुल क्लीन कर दिया, स्क्रबिंग कर दी, क्लिपिंग कर दिया, इसके बाद में अब सर्जन जो है जो सर्जरी करता है, जो सर्जन जो है उसके हाथ उसके कपड़े दूसरे पहनने चाहिए, उसको जो गाउन बोलते हैं अपन उसको, जो सर्जिकल पैक के साथ उनमें होते हैं। इसके अलावा जो है हैंड वॉश, अब जो है सर्जन जो है उसके भी हैंड बिल्कुल वॉश होने चाहिए। और सर्जन स्क्रबिंग, ये एनिमल स्क्रबिंग हो गई। इसके बाद में तीसरी प्रोसेस आती है सर्जन स्क्रबिंग। तो सर्जन को कम से कम 7 से 10 मिनट तक अपने हैंड जो है वो साबुन से या डिटोल साबुन से मेनली जो है वो उसको साफ करनी चाहिए 7 से 10 मिनट तक। 7 से 10 मिनट तक सर्जन को अपने हाथ जो है वो साबुन से मेनली डिटोल से आपको उसको साफ करने चाहिए, और उसके बाद में वॉश करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा करके उसके बाद में ग्लव्स पहनने चाहिए। तो ये 7 से 10 मिनट तो होनी चाहिए, ये सर्जन स्क्रबिंग है। और इस दोनों स्क्रबिंग के अंदर जो है आप मेनली जो काम में लेते हैं स्क्रबिंग के लिए, एंटीसेप्टिक जो आपके काम में आते हैं उसमें मुख्यतः आपका आता है एक तो डिटोल आता है, इसके अलावा सेवलोन आता है, क्लोरहेक्सिडीन आता है, क्लोरहेक्सिडीन, डिटोल और सेवलोन, ये 3 मुख्यतः अपन काम में लेते हैं हैंड वॉश के लिए भी और उसके एनिमल की सरफेस को साफ करने के लिए। इसके अलावा 2.5% टिंचर आयोडीन या पोविडीन आयोडीन, ये आप स्क्रबिंग के लिए मुख्यतः ये आप काम में लेते हैं। तो सबसे पहले क्लिपिंग, हेयर्स को हटाना चाहिए, काटना चाहिए, इसके बाद उनकी सह बढ़ानी चाहिए रेजर से, और ये मुख्यतः अगर हो सके तो 1 दिन पहले, ये ज्यादा उचित है कि 1 दिन पहले आप उनको हटा दें सर्जरी से पहले।
स्क्रबिंग, एनिमल की जो साइट है, ऑपरेटिव साइट है, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से लगभग 4 बार आप उसको सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक से आप उसको साफ करेंगे। और सर्जन स्क्रबिंग, सर्जन का जो हैंड्स जो है उनको बिल्कुल क्लीन करना। और सॉल्यूशन जो आपके में लेते हैं, जो रसायन काम में लेते हैं, उसमें मुख्यतः डिटोल, सेवलोन, क्लोरहेक्सिडीन और 2.5% टिंचर आयोडीन और कोविडिन आयोडीन मुख्यतः काम में लिए जाते हैं। इससे पहले, सर्जरी करने से पहले आप एक चीज ये भी है कि आप उसके ओनर से आप उसकी हिस्ट्री पूछ लें कि क्या कंडीशन है पूरा। आप अगर हिस्ट्री के बाद में आप उसका एनिमल के टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट ये आप नोट करें। उसके बाद में आप ये सारा प्रिपरेशन करके और उसके बाद में सर्जरी करें। सर्जरी करने से पहले आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स, आपके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद आप सर्जरी करें बिल्कुल उत्साहित तरीके से। ऐसे ही नहीं कि आज एनिमल आया और आते ही आपने उसकी सर्जरी कर दी। पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, आपके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। जब वो सारी चीज उपलब्ध हो उसके बाद में आपको सर्जरी करनी चाहिए। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो अब तक अपने कवर किए हैं। है एथिल अल्कोहल किस प्रतिशत में उचित, किस प्रतिशत में उपयोग करने के, किस प्रतिशत में उपयोग करने के उपयुक्त होता है एथिल अल्कोहल? ऑप्शन ए 100%, बी 70%, सी 60% और डी 50%। तो एथिल अल्कोहल स्टरलाइजर के तौर पर सबसे बेस्ट किस कंसंट्रेशन के अंदर सबसे बेस्ट काम करेगा? तो इसका आंसर आएगा 70%। तो 70% कंसंट्रेशन के अंदर जो है एथिल अल्कोहल, 70% एथिल अल्कोहल जो एब्सोल्यूट से बेटर होता है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल 70% कंसंट्रेशन के अंदर, इस प्रतिशत के अंदर जो है सबसे बेस्ट काम करेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्कैल्पल ब्लेड किस विधि, जो ब्लेड जो आती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्कैल्पल जो ब्लेड आती है वो किस विधि द्वारा निर्जमीकृत की जाती है? ऑप्शन रसायन या केमिकल मेथड द्वारा, ऑटोक्लेव द्वारा, हॉट एयर ओवन द्वारा, रेडिएशन या विकिरण द्वारा, तो इसका आंसर स्कैल्पल ब्लेड किस विधि द्वारा निर्जमीकृत की जाती है? तो स्कैल्पल ब्लेड जो है आपको बताया रसायन विधि द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, रसायन केमिकल्स द्वारा या कोल्ड स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, इस विधि द्वारा ये स्टरलाइज की जाती है। और एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, आईवी सेट सर्जिकल मास्क जो मुंह पर लगाते हैं और एंडोट्रेकियल
ट्यूब किस विधि द्वारा निर्जमीकृत स्टरलाइज किए जाते हैं? ए हॉट एयर ओवन द्वारा, बी ऑटोक्लेव द्वारा, सी केमिकल द्वारा और डी रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का आईवी सेट सर्जिकल मास्क और एंडोट्रेकियल ट्यूब जो आपको बताई थी, एंडोट्रेकियल ट्यूब किस विधि द्वारा निर्जमीकृत किए जाते हैं? तो आंसर जाएगा रेडिएशन। तो ये आज के 4 बेस्ट क्वेश्चन थे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।